नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्रकार वैक्सीनेशन सेंटर का ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने काटा फीता। दूध व्यापार से जुड़े व्यापारियों की हालत कोरोना काल में हुई पतली, दाने के पड़े लाले। दुर्ग में संचालित वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर आम जनता परेशान। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जैन समाज ने 3 मंजिला भवन में बनाया आइसोलेशन सेंटर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नेहरू भवन में पत्रकारों और उनके परिवारों का वैक्सीनेशन किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडारे सहित भिलाई नगर पालिका निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा भी मौजूद रहे। सुपेला स्थित नेहरू भवन में बुधवार को भिलाई के पत्रकारों और उनके परिवार के लोगों का आमजनों के साथ वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। वैक्सीनेशन के अवसर पर ग्रैंड न्यूज चैनल के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामो आम्बेडारे ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित किया। उक्त अवसर पर ग्रैंड न्यूज चैनल के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा ने दवाई के पैकेट भी भिलाई प्रेस क्लब के महासचिव आनंद ओझा को दिए। स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला जी और यहाँ के कलेक्टर भूरे साहब के आदेश से आज प्रेस क्लब भिलाई में टीकाकरण का आज शुभारंभ किया गया। मैं सभी प्रेस क्लब के परिवार के लोगों से और प्रेस क्लब वाले को ये आह्वान करता हूँ कि पूरे वैक्सीनेशन हुई है, अपने आप को स्वस्थ रखिए, बचाइए और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूँगा, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भिलाई प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में आज 100 लोगों को आज प्रेस क्लब परिवार की ओर से 100 वैक्सीन लगाया गया और राज्य सरकार की मंशा है कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन घोषित करने के बाद उनको वैक्सीन की सहायता की जाए। मैं अखिल भारतीय ग्रैंड न्यूज़ के महासचिव भाई गुरुचरण सिंह होरा जी को मैं साधुवाद बधाई देता हूँ। उन्होंने हमारे प्रेस क्लब के लिए जो सोचा और हमारे प्रेस क्लब परिवार के लिए जो वैक्सीन जो लगाई जाएगी उसको ज़्यादा दिलाने के लिए और उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया। उनको साधुवाद और बधाई देता हूं। और यहाँ के प्रेस क्लब के जितने भी पदाधिकारी लोगों ने जो मेहनत की है उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वायरस का दर्जा तो प्रदेश के मुखिया ने दिया। पत्रकारों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए आदेश भी दिए हैं। इस कड़ी में पत्रकारों का वैक्सीनेशन नेहरू भवन में शुरू किया, जिसमें ग्रैंड न्यूज चैनल के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा और रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामो की मुख्य भूमिका रही, जिसके लिए भिलाई प्रेस क्लब के महासचिव आनंद ओझा ने आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन अतुल शर्मा के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना ने दूध डेयरी संचालकों की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन के कारण एक और जहां बाजार में दूध की खपत आधे से कम हो गई है, वहीं पैकेट बंद दूध बेचने वाली कंपनियों ने भी कीमत में कटौती कर दी है। दुर्ग जिले में डेयरी संचालकों को दूध की कीमत नहीं मिल रही है। दूध के व्यवसायियों के मुताबिक इससे जिले में दुग्ध उत्पादकों को हर दिन करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में 6 अप्रैल से लॉकडाउन है। 1.5 महीने से दूध से ज़्यादा खपत वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल आदि मिठाइयों को बनाने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद है। घर घर सप्लाई की अनुमति है, लेकिन इसकी भी खपत आधी हो गई है और ऐसी सुविधा लोगों की मुहैया करने वाले दूध व्यवसायियों की भी संख्या कम है। ऐसे में दूध व्यवसायियों को मजबूरी है पैकेट में दूध बेचने वाली कंपनियों को सस्ते दाम पर दूध देना पड़ रहा है। जिले में हर दिन करीब 35,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। दुर्ग जिला में दूध जो होता था कम से कम 4-4.25 लाख रुपए दूध हम लोग मंथली बेचा करते, डेली का बेचा करते थे। जो आज के रेट में क्या दिक्कत ये हो गई है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि दूध निकाले में इतने समय ख़त्म हो जाता है कि बेचने के टाइम नहीं मिल पा रहा। घर घर जाके छोड़ना पड़ता था और होटल में जो जाते थे, होटल पूरे बंद हैं।
और जो घर घर जाने का टाइमिंग हमको मिला था उस टाइम तक हम पहुँच ही नहीं पाते कि दूध निकालने में इतना समय निकल जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि हम जो दूध निकाल रहे हैं उसको आज के समय ऐसा आ गया कि जानवरों को पिलाना पड़ जा रहा है। दूध तो बिक नहीं रहा है, डेली का इतना लॉस हो रहा है, ना दाना खरीदने की अभी हिम्मत है, ना चारा खरीदने का हिम्मत है। जो दूध बिकता था वो दूध अभी कोई ले ही नहीं जा रहा है, और जो भी है तो जो दूध पूरा फेंकने में जा रहा है, कुछ दूध ऐसे इधर उधर फुकट में जा रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं आ रहा है। और जो गाड़ी जो सेठ लेके जाता था वो सेठ बड़े डब्बा दूध का लेके आपस आ रहा है, यहीं लाके दे रहा हमको, तो वही दूध को पूरा कोई बचत पूरा हो जा रहा है। और ग्राहक एक भी नहीं आ रहे हैं, जो आते थे मैं 10-20 किलो निकलता था छंडी में, वो छंडी वाले एक भी ग्राहक हमारे पास नहीं पहुंच रहे। लॉकडाउन के नाम से वो डर के मारे नहीं आ रहे हमारे पास। दाना रेट बढ़ गए, कुटी रेट बढ़ गए, और सबसे पहली बात तो लॉकडाउन में मिलत नहीं है, दूध बिकत नहीं है, और दूध के साथ साथ बहुत समस्या हमारा झेले लगा थे, खेत में आते कुछ सभी नहीं आवा थे, दाना कुटी भी दुकान के समय नीचे पावा तो हुमन नहीं खोल पाते, दाना कुटी वाले रेट अनाप शनाप हो गए, दूध नहीं मिल पाए, समय तो समय लेबर नहीं आ पाए, काम करे ऊपर समस्या झेला था डेयरी वाले मन सब। जैसे लॉकडाउन लगी थे और बाद दूध के जो बिक्री जो समय है 2 घंटा दे गए, तो उनमें का दूध बेच पात हो सही टाइम पे या नहीं? नहीं, डेयरी वाले आदमी तो 2 घंटे में दूध निकाल तो कहाँ दूध बेच सकते। हम यहाँ डेयरी वाले आदमी नौकर आई समय से कोई दिन लेट भी हो सकते, समय पे आते एक आदमी समय पे नहीं आया नौकर में, नौकर तो 2 घंटा कहाँ बेच पाते? हाँ 2 घंटे में कहाँ बेच पाते भाई? 100 लीटर 500 लीटर दूध है, 100 लीटर 500 लीटर दूध में 2 घंटे में कहाँ दूध बेच पाते? कोई किसान दूध नहीं बेचता है, कोई व्यापार नहीं दूध बेचता है 2 घंटे में। समय उसके लिए समय दो, वो कर दिए कुछ समय बढ़ाए। कुट्टी वगैरह रेट पहली कारी से और अब कब का हो? पहली री से 2 रुपया और लॉकडाउन से हो गए 3.5 रुपये किलो है कुटिया। चोकर री से 1700 कुंटल 250 रुपया हो गया चोकर। हर दाना में 500 रुपया कुंटल पीछे बढ़े है। तो एक बात भी माल व्यापारी में नहीं दे पावा थे, हम भेज गए असने लागन बना दे, एक दिन तो खाना ही नहीं खाएगा जानवर, कहीं लॉकडाउन लगे भैया, कहीं कुटी गाड़ी फंस गए भैया, तो कोई गाँव काटा नहीं दे भैया लॉकडाउन के कारण, कोई लेबर ला मारना लॉकडाउन के कारण। पहले तो होटल जो बंद हुए ना, होटल में जो दूध बिकता था जिससे रोज़ पैसा आता था पशुपालकों को, वो आना बंद हो गया, जिससे दिक्कत खड़ी हो गई। पहले एजेंसियों ने दूध भी लेना बंद कर दिया, तो उसके बाद कहने पर एजेंसियों ने दूध लेना शुरू किया। आज लेकिन जो रेट हमको होटलों से मिल पाता था वो एजेंसियों से नहीं मिल पा रहा है। और वर्तमान में अभी सबसे बड़ी मार दानों की है, जो 5 से 7 रुपया 10 रुपया किलो तक बढ़ गया है, वो बहुत बड़ी मार है। दवाइयों में भी रेट हमारे बहुत बढ़े हैं, इसके लिए भी बहुत तकलीफ़ हो गई है हमको। वर्तमान में अभी शासन ढील दे रहा है, अगर होटल रेगुलाइज खुल जाएंगे तो पैसा आने लगेगा, क्योंकि पशुपालक को रोज़ दाने चारे के लिए पैसा प्रतिदिन लगता है, और वो पैसा होटल खुलेंगे तभी आ पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आ पाएगा। और वर्तमान परिस्थितियों में दूध का ऐसी परिस्थिति है कि घर घर जाके पहुंचाता है, उसका पैसा हमको रोज़ मिलता नहीं है, वो तो महीने में एक बार देगा, कोई भी घर वाला देता है। तो ऐसी कोरोना महामारी में लेकिन फिर भी हमारे पशुपालकों को शासन प्रशासन ने किसी ने परेशान नहीं किया। पुलिस का सहयोग हमारे साथ रहा, कलेक्टर महोदय का साथ सहयोग रहा, स्पेशल वो हमारे साथ खड़े रहे कि किसी पशुपालक को तंग ना किया जाए। इसीलिए भी मैं पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय को धन्यवाद भी देता हूँ। और टाइम जो भी कम ज़्यादा रहा वो कम था, लेकिन उसके बाद भी कोई पशुपालक को पुलिस ने नहीं तंग किया, उसके लिए मैं सहयोग मतलब उनका सहयोग हमको मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन प्रशासन से एक मैं निवेदन भी है, कलेक्टर महोदय से भी मेरा निवेदन है कि जो मिल वाले जो इस टाइप की अत्याचारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, और दाने वाले दुकानें जो रेट 7 से 8 रुपया किलो प्रति किलो दूध दाने का जो रेट बढ़ाए हैं, इस दाने का रेटों पे अंकुश लगे, ताकि पशुपालक इस खर्चे को वहन कर सके और अपनी आजीविका का साधन बना के अपना पेट पाल सके। ये मतलब मेरा बार बार निवेदन रहेगा। 3 चीज़ों पे मतलब अभी हम पे ज़्यादा मार पड़ रही है, दूध बेचने को लेकर के, साथ में दवाइयों के रेट को लेकर के, और दाने का रेट को लेकर के। ये मेरा कहना है। मैं पप्पू यादव, गोकुल नगर। दूध व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते खासा नुकसान हुआ है, दूध बेचने के लिए समय नहीं निकल पा रहा है, जिसके चलते काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
कभी कभी तो निकाला हुआ दूध वापस जानवरों को भी पिलाना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में हो रही दिक्कतों के कारण वैक्सीन नहीं लग पा रही है, जिससे परेशान लोगों ने प्रदेश की भूपेश सरकार से निवेदन की है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव और सुगमता लाई जाए, जिससे सभी लोगों को आसानी से वैक्सीन लग सके। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को लेकर दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत 8 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहले वैक्सीन लगवाने वाले हितग्राहियों का सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और बारी आने पर उन्हें सूचित कर सेंटर में बुलाया भी जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के यादव छात्रावास में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें टीका भी लगाया जा रहा है। लेकिन टीकाकरण के लिए किए जा रहे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर हितग्राही अब तक परेशान हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि सेंटर पर पहुंचने के बाद वापस भेज दिया जा रहा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है, साथ ही जानकारी के अभाव में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है, जिससे टीका लगवाने सेंटर पर पहुंचने वाली जनता परेशान है और उन्हें सरकार से निवेदन किया है कि टीकाकरण प्रक्रिया की सुगमता लाई जाए, जिससे लोगों को परेशान ना होना पड़े। इनके ना ऑनलाइन के वितरण में सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये आ रही है कि भैया जो सबसे मतलब होता है ना, गरीब फैमिली वाले जो हैं, उन लोगों के पास किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो कभी किसी का लिंक फेल हो जा रहा है तो कई लोग वापस चले गए। और वजह दिक्कत वही आ जा रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जा रहा है कि वैक्सीनेशन के चलते में कि लोग है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि भैया हर किसी के पास तो फ़ोन होता नहीं, स्मार्टफोन, और हर कोई रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाता। कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई नहीं भी लिखा होता, तो वो गरीब मध्यम वर्ग परिवार वालों को क्या करेगा जिसके पास फ़ोन नहीं है, वो कैसे अपना रजिस्टर करेगा। और रजिस्टर कर भी ले चलिए तो कई बार तो यहाँ लिंक फेल हो जाता है। मेरा कल का रजिस्ट्रेशन का आज मेरा आया हुआ है, तो चलिए मेरा तो पास स्मार्टफोन है तो मैं अपने घर वालों का कर लूँगा, पर वो गरीब आदमी क्या करेगा जिसके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। सुबह 10 बजे से आए थे, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मोबाइल चल नहीं रही थी। 2 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से अभी लाइन शुरू हुआ है वैक्सीन का। 2-3 घंटे से खड़े हैं, 51 नंबर में है, उसके बाद भी 2-3 घंटे से खड़े हैं। 50 लोगों का वैक्सीन 3 घंटे बाद लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्या असुविधा हो रही है? बस ये इतनी तेज़ धूप में खड़े हैं, बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं घर में। वहीं टीकाकरण कराए जाने को लेकर दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने उक्त जानकारियां दी। नहीं है ना, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल हमने शहर में 8 सेंटर बनाए हुए हैं, जिसमें दुर्ग निगम और फिर निगम का जो कार्यालय है और उसके अलावा डाटा सेंटर का कार्यालय है, उसके अलावा 6 सेंटर और बनाए गए हैं। उन सेंटर में जाकर जितने भी हमारे जिनके पास मोबाइल नहीं है वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके आधार पर उनको जब अलॉट होगा, अपॉइंटमेंट उनका होगा, उनको उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें अंत्योदय वाले जो हैं वो अभी कहीं भी जाकर किसी भी सेंटर में जाकर वो अपना बिना रजिस्ट्रेशन के भी करा सकते हैं, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने दोनों ही सरकारें अपनी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही हैं। अब रजिस्ट्रेशन में हो रही दिक्कतों को लेकर सरकार कैसा कदम उठाती है जिससे सभी को सरलता से टीका लग सके, इस पर विचार करने की और सुगमता लाने की आवश्यकता है, जिससे सभी को सरलता से टीका लग सके। इस पर विचार करने की और सुगमता लाने की आवश्यकता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आसानी से टीका लग सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीणा दुबे की रिपोर्ट। दिगंबर जैन मंदिर रिसाली के सामने के भवन के 3 मंजिला भवन में आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार हो गई है। इस सेंटर को शुरू करने के लिए रिसाली निगम ने सारी व्यवस्था कर ली है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिक निगम के आयुक्त की देखरेख में इस आइसोलेशन सेंटर को तैयार किया जा चुका है। समाज के इस भवन में 25 बेड लगाए गए हैं, जिसे अलग अलग कमरों में रखा गया है। इस आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन बेड के साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दोनों की व्यवस्था की गई है। रिसाली क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को अब तक दूसरे निगम क्षेत्र में बने आइसोलेशन सेंटर या कोविड सेंटर में भेजना पड़ रहा है। इस नई व्यवस्था के हो जाने के बाद कोविड मरीजों का इलाज रिसाली निगम क्षेत्र में ही हो जाएगा। हमारे यहाँ जैन समाज द्वारा और जैन समाज के सभी सदस्यों के और सभी लोगों के सहयोग से, समाज के और निगम के सहयोग से 25 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है। और इस कोरोना को महामारी को देखते हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया, जिसके लिए सबका आभार व्यक्त करते हैं।
और निगम के सहयोग से भी इसको चलाया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी निःशुल्क। और जिसे भी निःशुल्क आइसोलेशन सेंटर की ज़रूरत है वो संपर्क करे, वो अंदर आगे निकले पहुँच। जैन भवन रुआबांधा में आइसोलेशन सेंटर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। यहाँ पर और अन्य सुविधाएं ऑक्सीजन के लिए, कंटेन जोन की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से किया गया है। नगर निगम रिसाली के सभी पदाधिकारी, आयुक्त, नोडल अधिकारी ने रात दिन कर यहाँ पर संपूर्ण सुविधा व्यवस्था किया गया है। जैन समाज के इस नेक काम के लिए भवन देकर अहम भूमिका निभाई है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आसपास के स्लम बस्ती में रहने वाले कोरोना प्रभावित लोगों को यहां उपचार मिल पाएगा। इस सेंटर को जल्द ही शुरू करने की ज़रूरत है ताकि ज़रूरतमंद लोग यहां आकर स्वास्थ्य लाभ ले सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को भाजपाइयों ने महासमुंद में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारी सुधाकर बोंदले को सुरक्षा प्रदान करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन जिलाधीश धमतरी को सौंपा गया। पिछले 2-2.5 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के रोज नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आवाज उठाने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता है। मामला प्रदेश के महासमुंद जिले का है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए खरीदी गई उपहार सामग्री और मई माह के लिए वितरित रेडी टू ईट सामग्री खरीदने में अनियमितता को लेकर विभाग के ही अधिकारी सुधाकर बोंदले को धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। केवल इन 2 मामलों में ही 30 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। इसी प्रकार यदि प्रदेश के सभी जिलों की जांच की जाए तो सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार की शिकायत पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस सरकार उस अधिकारी को ही प्रताड़ित कर रही है। घर पर अनशन में बैठे सुधाकर बोंदले को पुलिस जबरन उठाकर ले जाती है। स्पष्ट है कि अधिकारी को विभागीय जांच में फंसाकर मंत्री को बचाने का प्रयास सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा ने यह मांग की है कि अधिकारी सुधाकर बोंदले को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। वहीं खरीदी प्रक्रिया व आवंटन इत्यादि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से कराई जाए। संबंधित मंत्री को बर्खास्त किया जाए। तमाम लाभार्थियों की डीबीटी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने ज्ञापन देने वालों में भाजपा जिला महामंत्री कविंद्र जैन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती भीतिका विश्वास, पूर्व महापौर श्रीमती अर्चना चौबे, मंडल अध्यक्ष विजय साहू, ऋषभ देवांगन, महिला मोर्चा जिला महामंत्री श्रीमती मोनिका देवांगन, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा, श्रीमती ममता सिन्हा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती रितिका यादव, प्रतीक चौबे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जो महासमुंद में महिला बाल विकास अधिकारी धरने पे जो 2 दिन से बैठे हुए थे, उनको जैसे ही भूपेश सरकार को सूचना पहुंची उन्होंने तो उसको तुरंत जेल में डलवा दिए। वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है महासमुंद में नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिला बाल विकास में जो भ्रष्टाचार हुआ है पहला उजागर वहीं से मिला है। यदि जांच करवाई जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में उजागर हो सकता है। एक जगह जब 30 लाख का हुआ है तो पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों का आप समझ जाइए कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये भ्रष्टाचार से ही पूरी छत्तीसगढ़ चल रही है और ये जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है ये अपने आला कमान को पहुंचाया जा रहा है। इसलिए आज भूपेश सरकार ने उस अधिकारी को जिसकी जांच करवाना चाहिए आज उसको जेल में बंद कर दिया। यानी कोई भी सच्चाई को आगे नहीं ला सकता, लेकिन कोई बात नहीं, सत्य कभी छुपता नहीं है। आज उन्होंने ये जो कृत्य काम किए हैं ये आगे जाकर उन पर भी भारी पड़ेगा। आज हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिलाएं हैं जो महिला बाल विकास महिलाओं के लिए जो कन्यादान योजना के तहत जो साड़ी है उनको दहेज देना, ये सब चीज़ें उन कन्याओं के लिए लिया गया तो उसमें भ्रष्टाचार किए तो ये उनको पचेगा नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इसे उग्र रूप से ज्ञापन दी है और आगे और ज्ञापन देंगे और इसको उनको कड़ाई से जांच करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं कि इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये सच्चाई है जो उसको सामने लाना चाहिए। जिसमें महासमुंद में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जब से भूपेश की सरकार बनी है तब से आकंठ ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज तक 3 लाख से ऊपर ऐसे मामले हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसे में कोई अधिकारी इस मामले को उजागर करता है कि सरकार ही भ्रष्टाचारी है, राज्य की सरकार, तो उसके ऊपर उल्टा कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे सुधाकर बोदलेकर जी है महासमुंद के हमारे महिला बाल विकास अधिकारी, जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा आमरण अनशन की चेतावनी दी और उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ भी गए। तो जब इनको भूपेश सरकार को यह बात मालूम चली तो उन्होंने उनको पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया। तो क्या ऐसे ही अन्याय होते रहेगा हमारे यहाँ के जनता, भोले भाले जनताओं के ऊपर? और जो कन्यादान योजना है उसके तहत जो दहेज में दी जाती है, बर्तन है या अन्य जो सामग्री है, उसमें भी पूरा घोटाला हो रहा है। रेडी टू ईट के जो मामले आ रहे हैं उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। सोयाबीन की बड़ी का इन्होंने जो खरीदारी की है पूरा वो कचरा है। तो हर मामले में इन्होंने घोटाले का अपना एक नमूना पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई अधिकारी अपनी आवाज़ उठाता है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उल्टा उन्हीं को जेल भेज दिया जाता है। तो यह कैसी सरकार है?
कितना और भ्रष्टाचार करेंगे। ग्रामीणों की आड़ में नक्सली भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर हमला किया, जिसके बाद कैंप में तैनात जवानों ने जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की। वहां मौजूद 3 लोगों को गोली लगने के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए पुलिस कैंप खोले जाने से बौखलाए नक्सली ग्रामीणों की आड़ में इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आईजी ने बताया, पुलिस को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि नक्सलियों के पामेड़, जगरगुंडा व बासागुंडा क्षेत्र में सक्रिय जल मिलिशिया सदस्य ग्रामीणों को धमकाकर पुलिस कैंप में हमले के लिए उकसा रहे हैं। नक्सली दहशत के चलते ग्रामीण इस हमले में शामिल हुए थे। आईजी सुंदरराज पी ने एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुष्टि की है कि उक्त घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई थी तथा 5 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों का बीजापुर अस्पताल में इलाज चल रहा है व मृतकों के शव शिनाख्ती में पश्चात पीएम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख तीनों दिन तब ग्रामीण संपर्क करने के लिए आए थे। उनका लगातार हमने बातचीत किया, समझाइश दी गई थी। उसके बाद फिर 16 तारीख शाम को वापस भी चले गए थे। 17 तारीख जैसा भीड़ आए थे, उसके बीच में मिलिशिया कैडर्स का और जगरुंडी एरिया कमेटी का और अन्य नक्सल फॉर्मेशंस का कैडर का भी उपस्थिति का जानकारी मिल रहा है। फायरिंग तब वो लोग प्रारंभ किए गए थे। सुरक्षात्मक जो सेल्फ डिफेंस में जो आगे के जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की गए थे। इसी बीच में मतलब काफ़ी जो भीड़ का उपस्थिति भी थे, काफ़ी उसका भीड़ का चित्र बेहतर हुआ। इस सब परिस्थिति अभी निर्मित हुआ, उसका भी डिटेल और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन तब नक्सली लगातार ग्रामीण को जबरन उनका आड़ लेकर मतलब इस टाइप के हिंसात्मक घटना का अंजाम देकर जो लगातार विगत वर्ष में 1.5 वर्षों में जो नक्सल कोर प्रभावित इलाका में जो सुरक्षा बल द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए जो नक्सल गतिविधि को नियंत्रण करने का क्षेत्र में शासन प्रशासन और सुरक्षा बल का एक मजबूत उपस्थिति में विकास गतिविधि को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास थे, इस पर गाँव वालों का काफ़ी अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। उसमें क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन भी हो रहे थे। इन सब परिस्थिति में बौखलाहट में आकर नक्सली द्वारा इस बार काफ़ी एक साजिश के तहत मतलब उनका गाँव वालों को जबरन आसपास जो पामेड़ एरिया कमेटी का है और जगरुंडा एरिया कमेटी का गंगलूर एरिया कमेटी का दूर दूर क्षेत्र से लगभग 40-50 किलोमीटर का दूर दूर इलाका से ग्रामीण को भी भेजे जा रहे थे। उस क्षेत्र के जो मिलिशिया कैडर को भी भेजे जा रहे थे। सभी का भी एक एक व्यक्ति का पूरा नाम पता, उनका ये गाँव, इवन गाँव लोगों का भी जो जानकारी मिला है उसमें भी छुटवाई का, चिन्ने गलूर, पेते गलूर, इस टाइप का अलग अलग क्षेत्र का घायल का भी जानकारी आ रहा है। इससे सिलगेर गाँव का मतलब जो घायल में था अभी तक मात्र एक व्यक्ति का जो सिलगेर गाँव का पता चल रहा था, बाकी सब दूर दूर गाँव का है। इससे ये हमको एक अंदाज़ा लग सकता है इस कैंप के विरोध के लिए नक्सली द्वारा काफ़ी एक बड़ा साजिश के तहत एक कार्रवाई की जा रही थी। दरअसल पर्यावरण प्रेमी के नाम से अपनी पहचान बना चुके भोज साहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में रेडियोग्राफर हैं, जो ड्यूटी के बाद मिलने वाले समय का उपयोग करते हुए बीते कुछ वर्षों से पर्यावरण के अलावा स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और कोरोना में ऑक्सीजन की अहमियत और उसकी किल्लत को देखते हुए अनार, करंज, अर्जुन सहित विभिन्न प्रजाति की सीड बॉल तैयार कर रहे हैं, जिन्हें डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंप उनके हाथों कोरोना में संक्रमित भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज होने के दौरान भेंट कर बरसात के दिनों में लगाने व उन्हें सहेजने पर जोर दे रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण के साथ ऑक्सीजन मिल सके। वहीं पर्यावरण प्रेमी द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी समय और भविष्य के लिए जरूरी बतला सभी लोगों से पर्यावरण के प्रति गंभीर हों, इस दिशा में काम करने अपील किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में आए थे। उनका लगातार जो विधिवत प्रावधान के तहत उनका बातचीत किया, उनका पीए सिस्टम के माध्यम से उनका अनाउंसमेंट भी किए गए थे। लिखित पैम्पलेट में भी जैसा कोरोना कोविड का परिस्थिति को भी उनका जानकारी देते हुए और नक्सल का जो उपस्थिति का भी जानकारी उनका लिखित पैम्पलेट की बांटा गए थे उस इलाके में। वो सब जैसे कई गाँव वाला बात को समझ भी लिया, लेकिन उस दौरान भी मतलब कुछ लोग जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो हो सकता नक्सल का जो दबाव के कारण से, नक्सल के जो उनके जो मिलिशिया कैडर्स की उपस्थिति के कारण से इस टाइप का एक हिंसात्मक माहौल एक
वातावरण निर्मित करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन फिर भी पूरा सुरक्षा बल द्वारा धैर्य रखते हुए मतलब उसको हैंडल करते रहते। लेकिन तब 17 तारीख को नक्सली द्वारा फायरिंग की गई थे, उसके बाद पुलिस के सामने जो इस टाइप का परिस्थिति निर्मित हुआ, इस टाइप का जो जवाबी कार्रवाई होती उसके बाद ही फिर ये सिचुएशन जो सामने आए थे। आपको बतला दें कि सीड बॉल पर जैसे ही बरसात का पानी पड़ेगा वह अंकुरित होने लगेगा और उनमें छोटे पौधे निकलने के बाद पेड़ का रूप लेगा। सीड बॉल को कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज होने के दौरान देने के साथ साथ खाली जगहों पर लगाया जाएगा ताकि बरसात के दिनों में अंकुरित हो, वहाँ पर हरियाली हो सके, जिसे तैयार करने भोज साहू के साथ उनकी पत्नी और मासूम बच्चे लगे हुए हैं। सीड बॉल को तैयार करने सबसे पहले बीज इकट्ठा किया गया, जिसके बाद उपजाऊ मिट्टी के साथ गोबर या कंपोस्ट खाद की बराबर मात्रा में मिश्रण कर गीला किया गया, जिसे लड्डू का रूप बना बीचों बीच बीज डालकर बंद किया गया और उन्हें ऐसे जगह सुखाया गया जहां सूरज की किरण ना पहुंच सके। जामुल व आसपास के क्षेत्रों में कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए प्यारे श्री राधाकृष्ण संस्कार मंच के संयोजक ईश्वर उपाध्याय व उनके साथियों द्वारा लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से कोविड सेंटर की शुरुआत की गई थी, जिसका अब समापन किया जा चुका है। जामुल आसपास के क्षेत्र के लोगों का प्यारे श्री राधाकृष्ण संस्कार मंच द्वारा निःशुल्क इलाज जरूरतमंद परिवार और मरीजों को आर्थिक सहयोग की संस्था के द्वारा किया गया। संस्था के द्वारा कोविड केयर सेंटर के संचालन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संस्था के सदस्यों को विभिन्न प्रभार दिया गया और प्रभारी भी नियुक्त किए। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए करण साहू, गोपी वर्मा, गौरव यादव, रुपेश यादव, भोजन व्यवस्था व साफ सफाई व्यवस्था के लिए पुनीत साहू, विकास मिश्रा, दीपक साहू, बॉबी मेडिकल, दवाई और टेस्ट के संबंधित कार्यों के लिए संजय गुरुपंच, उमेश निर्मलकर, वासुदेव वर्मा, कोविड सेंटर की सुरक्षा और वहां से निकलने वाले संक्रमित पीपीई किट व अन्य सामग्रियों को जलाने व नष्ट करने के लिए राहुल निर्मलकर, अमन नारंग, स्वराज प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोविड केयर सेंटर में मरीजों की देखभाल करने के लिए 9 स्टाफ नर्स, 10 अटेंडर और चिकित्सा के लिए 2 MBBS डॉक्टर के साथ मनोचिकित्सक की भी व्यवस्था संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय से की गई। इस दौरान 162 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें संस्था के द्वारा 23 लोगों का CT स्कैन, 19 लोगों का ब्लड टेस्ट, 29 लोगों की दवाई का खर्च और 14 लोगों को 2000 रुपये आर्थिक सहयोग संस्था के द्वारा निःशुल्क कराया गया। इस दौरान संस्था के संयोजक ईश्वर उपाध्याय ने अपनी सगाई की अंगूठी व चैन को गिरवी रख पैसों की प्रारंभिक व्यवस्था कर घर परिवार और अपनी 14 महीने की बेटी को छोड़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात कोरोना केयर सेंटर में डटे रहे और स्वयं की निगरानी में सारे मरीजों का उपचार करवाया, जिससे फलस्वरूप संस्कार मंच के इस कोविड सेंटर में 92 वर्ष टेक इस कोविड केयर सेंटर में 92 वर्षीय बुजुर्ग दादी सहित बड़ी संख्या में मरीजों ने कोरोना की जंग को जीत हासिल की, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर में हुई। कई प्रसिद्ध अभिनेता, सावधान इंडिया के लिए एक्टर सुशांत सिंह सहित सैकड़ों फिल्म अभिनेता व टीवी कलाकार, 80 से अधिक IAS अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन सहित राष्ट्रीय स्तर पर हजारों लोगों को संस्था के प्रयास को सराहा। संस्कार मंच के प्रयास से कई और लोगों को कोरोना से लड़ने की प्रेरणा मिली। इस दौरान संस्था के कार्य से प्रभावित होकर जामुल वासियों, अन्य संगठनों और समाज सेवियों के द्वारा कुल 2,17,871 का सहयोग नगर वासियों से मिला और इस दौरान स्टाफ, अटेंडर और डॉक्टरों के पेमेंट के साथ मेडिकल खर्च और अन्य खर्च टोटल 18,37,185 का खर्च हुआ, जिसका वहन संस्कार मंच के द्वारा किया गया। शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि नेताओं के द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं मिली है, क्योंकि अभी कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जो बहुत ही राहत भरी खबर है। लगातार पिछले 5 दिनों से कोई भी नया मरीज ना आने के कारण जो मरीज पहले से स्वस्थ लाभ ले रहे थे, उन्हें स्वस्थ होकर घर लौटने के बाद प्यारे श्री राधाकृष्ण संस्कार मंच के संयोजक ईश्वर उपाध्याय के द्वारा इस विश्वास के साथ कि जबकि कभी पुनः इस प्रकार की विकट परिस्थिति निम्रत होती है, भगवान न करे तो पुनः इस कोविड सेंटर की शुरुआत की जाएगी। ना ही सिर्फ कोरोना बल्कि जबकि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित होगी तो नगरवासियों की मदद के लिए संस्था के द्वारा हमेशा सामने आकर निःशुल्क मदद और राहत कार्य किया जाएगा। जामुल में निःशुल्क कोविड सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जिसमें अभी तक 162 मरीज
स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और जामुल में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य हो चुकी है। तो इसलिए इस कोरोना सेंटर का अभी वर्तमान में हम लोग संचालन बंद कर रहे हैं और इस कोरोना सेंटर में जामुल के नगरवासियों के द्वारा हमें भरपूर सहयोग मिला है और जिन नगरवासियों के द्वारा हमें सहयोग किया गया है उन सभी नगरवासियों को हमारी संस्था की तरफ से हम सादर धन्यवाद देते हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी कोई विकट परिस्थिति ना आए भगवान की कृपा से, पर अगर ऐसा विकट परिस्थिति अगर आता है तो संस्था जामुल वासियों के सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।